Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening. तो कल जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था कल और परसों, दैट इज पोस्टुलेशनल अप्रोच, वो आप लोगों को समझ में आ गया ना? तीन प्लान्स कौन कौन से हैं? कौन कौन से तीन प्लान्स के बारे में हमने बात की थी क्लासिफिकेशन के? करेक्ट। ठीक है। तो आज उस प्लेन्स जो प्लेन्स है तीन, ठीक है, वो प्लेन्स क्या है? तीन अलग अलग फेजेस है, जिन फेजेस में क्लासिफिकेशन स्कीम क्या होती है, डेवलप होती है। ठीक है। अभी तक हमने कैसे क्लासिफिकेशन स्कीम्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स को चूज करना है, कैसे उसको अरेंज करना है, अगर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है तो कौन से ऑप्शंस हमें पहले उसे पहले प्रेफरेंस देना है। ठीक है। लैंग्वेज को कैसे यूज़ करना है। ठीक है। नोटेशंस किस तरह से देंगे, नोटेशन में फिर हॉस्पिटलिटी किस तरह से होती है। ठीक है। एरेस क्या होती है, चेन्स क्या होती है, फैसेट्स क्या होते हैं, आइसोलेट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पिछले 2 दिनों में पढ़ी है। आज हम इन रूल्स को फॉलो करके जो क्लासिफिकेशन स्कीम्स बनी हुई है, उन स्कीम्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, उन स्कीम्स को समझेंगे। ठीक है। तो ये आज का जो टॉपिक है वो आपका ब्लॉक यूनिट 4 है। ठीक है। ब्लॉक 1 का यूनिट 4। ठीक है। तो मैं पीपीटी, ये पीपीटी नहीं है, पीडीएफ, आपका जो क्लास पीडीएफ है वो शेयर कर रहा हूँ। ओके, दिखाई दे रही है स्क्रीन आप सभी को? ओके। ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो अलग अलग स्कीम्स है, उनका हम बेसिक्स थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। उनमें नोटेशन कैसे यूज़ किए जाते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी क्या है, उनका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। एक यहाँ पे टर्म दिया हुआ है, कंपेरेटिव लाइब्रेरियनशिप। ठीक है। तो कंपेरेटिव लाइब्रेरियनशिप क्या है? कंपेरेटिव लाइब्रेरियनशिप इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनेशनल लाइब्रेरियनशिप टू स्टडी एंड कंपेयर लाइब्रेरी सिस्टम्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नाम से ही पता चल जाता है कंपेरेटिव लाइब्रेरियनशिप, यानी एक ऐसी स्टडी है जहाँ पे लाइब्रेरियनशिप को कंपेयर किया जाता है या लाइब्रेरी सिस्टम्स को कंपेयर किया जाता है। ठीक है। अलग अलग लाइब्रेरी सर्विसेज को कंपेयर किया जाता है। This methodology can equally be applied to various systems and services offered by different libraries. Quite often, comparative study of classification systems and their elements is made by comparison of features of various systems. A model library classification can be designed by browsing the base feature of each Ranganathan's Prolegomena, that is 1937, 1957 एंड 1967, जो उसके एडिशंस जो पब्लिश हुए थे वो हैं। ठीक है। सबसे पहले 1937 में पब्लिश हुआ था, फिर सेकेंड एडिशन 1957 में, देन 1967 में। uses this comparative method to evolve a theory of library classification। ठीक है। तो उसमें अलग अलग जो सिस्टम्स है, लाइब्रेरी सिस्टम, उसका कंपेरेटिव स्टडी भी बताया हुआ है। ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट कंपैरिजन इज डन बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स। इट विल बी नो यूज ऑफ कंपेयरिंग अ हॉर्स विथ अ काउ और इवन अ कार विथ अ कार्ट, बट विल बी गेनफुल टू कंपेयर टू डिफरेंट ब्रांड ऑफ कार्स। ठीक है। तो जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो कंपैरिजन कहाँ होता है? कंपैरिजन दो सिमिलर थिंग्स में होता है। ठीक है। वही कह रहा है ये सेंटेंस
कि अगर हमें कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन के लिए दो सिमिलर थिंग्स होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन चल रहा है, वो कंपैरिजन नहीं है, बोथ आर डिफरेंट कंट्रीज और देन देयर इकोनॉमिक कंडीशंस एंड बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। तो अगर दो चीज़ों को कंपेयर करना है, अगर भारत का कंपैरिजन करना है तो ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज से करना होगा जिसका इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो भारत जैसा है, ठीक है। उसका जो जीडीपी है वो भारत की तरह है। तब आप दो देशों को कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सा देश आगे जा रहा है। अगर पाकिस्तान को कंपेयर करना है तो पाकिस्तान की जीडीपी के अकॉर्डिंग जो देश है उसके साथ आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चाइना को कंपेयर करना है तो आप अमेरिका से कंपेयर कर सकते हो, उसको फिर हम इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि दोनों का इकोनॉमिक्स अलग है, दोनों का बिजनेस का तरीका अलग है, ठीक है। और वहाँ का उनकी जो फंड्स हैं वो अलग है, ठीक है। तो जहाँ पे भी हमें कंपेयर करना है तो दो सिमिलर थिंग्स अगर है तो हम उन दोनों को कंपेयर ठीक से कर पाएंगे और उसका रिजल्ट जो है वो हमें फ्रूटफुल मिलेगा। तो इंट्रोडक्शन टू मेजर स्कीम्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो जो अगर अच्छी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जो नोटेबल है, तो वो कौन कौन सी स्कीम्स है। फर्स्ट है ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है। ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन कब पब्लिश हुई थी, 1876 में, ठीक है। और 1876 में दो और चीजें हुई थी, किसी को याद है 1876 में दो और चीजें या दो और घटनाएं क्या हुई थी एग्जाम्स। यस, यस, यस। और यस, चार्ल्स हेमी कटर्स ने कैटलॉगिंग रूल्स बनाए थे, ठीक है। कैटलॉगिंग रूल्स फॉर बुक नंबर्स वो उन्होंने बनाए थे 1876 में। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की भी स्थापना हुई थी 1876 में। इस हिसाब से 1876 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट ईयर है, ठीक है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाता है कि डीडीसी की फर्स्ट एडिशन पब्लिश होने के अलावा 1876 में और कौन सी घटना हुई थी, फिर कुछ ऑप्शंस दे देते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। तो ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है वो 1876 में पब्लिश हुई थी और प्लस मतलब वो उसके बाद से पब्लिश होती जा रही है। चार्ल्स हेमी कटर्स एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन 1893 में पब्लिश हुई थी। यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन वो 1895 में पब्लिश हुई थी और उसके बाद से उसके एडिशन आते जा रहे हैं, ठीक है। और यूडीसी जो है वो किसके आधार पर बनाई गई थी, वो डीडीसी के आधार पर बनाई गई थी। उसके अलावा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने अपनी एक क्लासिफिकेशन स्कीम बनाई जिसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम कहा जाता है, वो 1903 में पब्लिश हुई थी। जेडी ब्राउन ने अपनी एक क्लासिफिकेशन स्कीम बनाई थी जिसे कहा जाता है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, वो 1906 में पब्लिश हुई थी। रंगानाथन कोलन क्लासिफिकेशन जो है वो 1933 में फर्स्ट एडिशन उसका पब्लिश हुआ था, उसके बाद उसके और ज़्यादा एडिशंस आए थे। ब्लीस की बिब्लियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन स्कीम जो है वो 1940 टू 1953 के बीच में पब्लिश हुई थी। राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन जो है वो 1961 में पब्लिश हुई थी। ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग 1978 में पब्लिश हुआ था। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन का सेकेंड एडिशन 1977 में पब्लिश हुआ था। सिस्टम्स बाय कटर्स ब्राउन्स ब्लीस एंड राइडर्स आर नो मोर इन यूज, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन स्कीम कटर ने बनाई थी, ब्राउन ने बनाई थी, ब्लीस ने बनाई थी एंड राइडर ने बनाई थी, ये क्लासिफिकेशन स्कीम्स अब यूज में नहीं है। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन 2 being revised by J Mills is still not complete। जो है जे मिल्स ने बिब्लियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन का सेकेंड एडिशन पब्लिश किया था, ठीक है, वो अभी भी कंप्लीट नहीं है। दो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट टाइम, उस समय वो वन ऑफ द बेस्ट क्लासिफिकेशन स्कीम मानी जाती थी, लेकिन उनके बाद उसे कोई आगे नहीं ले जा पाया, ठीक है।
DDC, UDC and LCC are considered the three major living classification system. ठीक है, अगर आज के दौर में हम माने तो DDC, UDC और LCC ये तीन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम है जो सबसे ज़्यादा यूज में है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, and at times incomplete with one another, in competition with one another. ठीक है, और इनका कंपटीशन एक दूसरे से लगा रहता है. Colon classification of Dr. S.R. Ranganathan is the most scientifically designed system. ठीक है, जो कॉलन क्लासिफिकेशन है डॉक्टर एस आर रंगनाथन का, वो अगर उसकी बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से डिज़ाइन किया हुआ सिस्टम था. ठीक है, इट रेदर ब्रॉट अ पैराडाइम शिफ्ट ड्यू टू इट्स रेवोल्यूशनरी मेथड ऑफ फेसेट एनालिसिस एंड पोस्टुलेशनल अप्रोच. दो सीसी इटसेल्फ इज इन डेंजर or may not even be survive for long, but its method have already pervaded the science, terminology and technology of classification design. ठीक है, सीसी खुद अस्तित्व में नहीं है, लेकिन इसका जो सिस्टम था, ठीक है, वो सिस्टम इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि उसके आधार पे दूसरी क्लासिफिकेशन स्कीम बनाई गई. ठीक है, और दूसरी क्लासिफिकेशन स्कीम उस सिस्टम को फॉलो करती है, उस थियरी को फॉलो करती है. ठीक है, और उसने दूसरी क्लासिफिकेशन स्कीम्स के लिए एक नया द्वार खोल दिया था. It is the class apart, though not used highly. It is a sort of mother of later day classification system. ठीक है, ये अलग बात है कि ये अभी यूज में नहीं हो रही है, लेकिन ये दूसरी जो क्लासिफिकेशन स्कीम्स है आज के दौर की, उनकी मदर कही जाती है. ठीक है, ऑल अदर सिस्टम्स लाइक DDC, UDC, BC and BSO have borrowed its method to the extent possible for their revision and modernization. ये जो भी दूसरी क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं जो अभी चल रही है या नहीं चल रही है, उन सब ने सीसी में से या प्रोलेगमेना से, ठीक है, प्रोलेगमेना सीसी की क्या है, थियरी है. ठीक है, वहां से कुछ न कुछ जो वो एडॉप्ट कर सकते थे वो उन्होंने एडॉप्ट किया है. ठीक है, तो यहाँ पे अब हम जो बात करेंगे वो इन सिस्टम्स की, इन क्लासिफिकेशन स्कीम की कंपेरेटिव एनालिसिस या कंपेरेटिव स्टडी थोड़ा करेंगे कि ये सब क्लासिफिकेशन किस तरह से वर्क करती है और ये कैसे एक दूसरे से अलग है या कैसे एक दूसरे के सिमिलर है. All the library classifications are first divided by disciplines. ठीक है, जितनी भी क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं वो सब पहले डिसिप्लिन्स में डिवाइड की गई है. ठीक है, मेजर सब्जेक्ट्स जो होते हैं. अ डिसिप्लिन इज अ फंडामेंटल फील्ड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. ठीक है, डिसिप्लिन क्या है, किसी भी स्टडी का एक फंडामेंटल फील्ड है. ठीक है, अ डिसिप्लिन इज अ मेजर चंक ऑफ नॉलेज characterized by similarity of objective of study or use of common research methodology. Disciplines are academic in nature and are way of looking at the world by academicians. ठीक है, ये क्या है, ये पूरा डिसिप्लिन अगर टर्म को देखे जाए तो वो पूरा एकेडमिक से रिलेटेड है और ये एक एकेडमिशियन की वे ऑफ थिंकिंग या वे ऑफ व्यूइंग को शो करता है कि एकेडमिशियंस जो होते हैं वो वर्ल्ड ऑफ नॉलेज को कैसे देखते हैं. Three classic and traditional disciplines in order are science, humanities and social science. ठीक है, अगर पूरे वर्ल्ड ऑफ नॉलेज को अगर हम कोई अगर हमें कहेगा कि पूरे वर्ल्ड ऑफ नॉलेज को अगर तीन भागों में, कम से कम भागों में बांटो तो हम क्या कहेंगे, ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड सोशल साइंस. ठीक है, उसके अंदर ही सारे डिसिप्लिन आ जाते हैं. Now there are now many more disciplines have emerged like physical sciences, biosciences, behavioral sciences, though some call them some discipline. ठीक है, अब जैसे ये बहुत सारे डिसिप्लिन्स आ गए हैं. ठीक है, फिजिकल साइंसेस है, बायो साइंसेस है या बिहेवियरल साइंसेस है या मैनेजमेंट साइंसेस है, लेकिन फिर भी कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये अलग से डिसिप्लिन नहीं है, बट लेकिन उन डिसिप्लिन्स के अंदर ही जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ही
सब डिसिप्लिन्स हैं। नंबर ऑफ such disciplines keep growing as the knowledge grows, ठीक है। और जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इन डिसिप्लिन्स का जो या सब्जेक्ट्स का जो नंबर है वो भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जितना ज़्यादा स्टडी होता जा रहा है वैसे वैसे नए नए सब्जेक्ट एमर्ज करते जा रहे हैं। और सब्जेक्ट कैसे एमर्ज करते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं, पहले किसी और सब्जेक्ट का एक छोटा पार्ट होता है, ठीक है। किसी और सब्जेक्ट का एक छोटा पार्ट होगा और उसके बाद उसमें रिसर्च इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो खुद एक सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की कौन सा सब्जेक्ट का पार्ट था पहले, एनीवन? यस, ठीक है। कॉमर्स में मैनेजमेंट को पढ़ाया जाता था पहले, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट पे इतना ज़्यादा रिसर्च हुआ कि मैनेजमेंट को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया इंडस्ट्रीज में कि मैनेजमेंट खुद ही एक डिसिप्लिन बन गया, उसमें नए नए कोर्सेज शुरू हो गए, ठीक है। और अब अभी तो कॉमर्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट हो गया है, ठीक है। कॉमर्स को भी उसने क्या कर लिया है, एनगल्फ कर लिया है। जो कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं वो भी है मैनेजमेंट में पढ़ाए जाते हैं, अकाउंटिंग भी मैनेजमेंट में आ जाती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आ जाती है, ठीक है। वैसे ही कभी कभी क्या होता है, दो सब्जेक्ट का जब कंबाइंड स्टडीज होती है तो उससे नए सब्जेक्ट निकलते हैं, ठीक है। जैसे कि बायोलॉजी और फिजिक्स, अगर ये दोनों की स्टडी कंबाइन हो तो उससे क्या बन गया, बायोफिजिक्स बन गया। वैसे ही बायोकेमिस्ट्री बन जाएगा, ठीक है। मेडिसिन और लॉ की स्टडी कंबाइन होगी तो क्या हो जाएगा, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी नए सब्जेक्ट्स बनते हैं। तो नए सब्जेक्ट कैसे बनते हैं वो एक पूरे, म्यूट करके रखिए अपना माइक सभी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो अलग अलग मेथड से बनते हैं और उसके लिए आपके शायद इसी पेपर में एक पूरा यूनिट होगा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। तो उसके जब वो पढ़ेंगे तो उसमें हम ये बात करेंगे कि अलग अलग सब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, डिसिप्लिन होते हैं। कोई भी क्लासिफिकेशन स्कीम वर्ल्ड ऑफ नॉलेज को पहले मेन सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। और वो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, वो रिप्रेजेंट होते हैं मेन क्लास से। अ डिसिप्लिन और सब डिसिप्लिन इज फर्दर डिवाइडेड ऑन द सेम बेसिस इनटू स्मॉलर चंक कॉल्ड मेन क्लासेस, ठीक है। ऑल करंट क्लासिफिकेशंस आर बेस्ड ऑन मेन क्लासेस which makes the primary और बेसिक फेसेट, ठीक है। सभी क्लासिफिकेशन स्कीम क्या कर रही है, सभी सब्जेक्ट को पहले मेन क्लास में उन्होंने डिवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो वो सबसे पहले क्या होता है, बेसिक क्लास नंबर होता है, ठीक है, फर्स्ट क्लास नंबर, या फिर उसे आप बेसिक फेसेट भी कह सकते हैं। द मेन क्लास इन एनी सब सिस्टम form the first and mutually exclusive array of the division of the universe of knowledge। तो मेन क्लास क्या होगा, किसी भी सिस्टम का फर्स्ट और एक्सक्लूसिव एरे ऑफ द डिवीजन होगा, ठीक है। और किस चीज का डिवीजन होगा, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का, ठीक है। फर्स्ट एक्सक्लूसिव एरे, ठीक है, चेन नहीं होगा, वो एरे होगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट अपने आप में यूनिक होते हैं और एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कंपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब मेन क्लास में बी डिफाइंड एज होमोजीनियस, कोहेरेंट एंड इंटररिलेटेड एरिया ऑफ नॉलेज विद इन द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ऑर्डिनरी इंटेलेक्चुअल बीइंग, ठीक है। तो मेन क्लास क्या कह सकते हैं हम उसको, मेन क्लास होमोजीनियस होती है, ठीक है। और इंटर रिलेटेड एरिया यानी जो नॉलेज वर्ल्ड ऑफ नॉलेज है, ठीक है, उसको उसके जो इंटर रिलेटेड एरियाज है, उसकी स्टडीज है, उसको उन्होंने एक सब्जेक्ट के रूप में जोड़ के रखा हुआ होता है, ठीक है। तो जैसे मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में सारे वो सब्जेक्ट होंगे जो मैथमेटिकल साइंस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। द स्कोप एंड नंबर ऑफ मेन क्लास वेरीज फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मेन क्लास में नंबरिंग जो है या उसका स्कोप जो है
अलग अलग क्लासिफिकेशन स्कीम में अलग अलग होता है और समय के साथ भी वो बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोनॉमी इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन सीसी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी जो है कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर अगर आपको एस्ट्रोनॉमी का कोई नंबर बनाना हो तो आपको मैथमेटिक्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का एक पार्ट था एस्ट्रोनॉमी 1963 में जब वो बनी थी। ठीक है, वाइल इन डीडीसी इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लास। जबकि अगर डीडीसी की बात की जाएगी तो वहाँ पे एस्ट्रोनॉमी को एक अलग ही क्लास मेन सब्जेक्ट के रूप में उसको आइडेंटिफाई किया हुआ है। Many smaller topics in CC's 6th edition got the status of main class in 7th edition। ठीक है, तो जो सीसी के 6th एडिशन में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो किसी और मेन सब्जेक्ट के पार्ट थे, लेकिन 7th एडिशन में उन्होंने खुद ने मेन सब्जेक्ट का रूप ले लिया। Nevertheless, the number, scope and order of main class from the core of the library क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, फिर भी जो मेन क्लास है वो किसी भी क्लासिफिकेशन स्कीम का कोर पार्ट होता है। ठीक है, अब अगर डीडीसी की बात की जाए, इज कंस्ट्रेंड बाय इट्स डेसिमल नोटेशन इन द डीडीसी ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन द डिसिप्लिन बेस्ड मेन क्लासेस आर नंबर्ड 1 to 9 and generally are denoted by 0 precedes them। The main classes of DDC is denoted by minimum 3 digit। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए DDC की मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। DDC में जो बाद के जो जीरोज होते हैं ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जैसे 100 है तो वो 00 की कोई वैल्यू नहीं है, वो 1 ही है। ठीक है, रिलीजन इज 2। ठीक है, सोशल साइंस इज 3, लिंग्विस्टिक इज 4। लेकिन डीडीसी का एक रूल है कि कोई भी क्लास नंबर मिनिमम 3 डिजिट का होगा, इसलिए वहां पे 2 जीरो और ऐड किए हुए हैं, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनका कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, तो डीडीसी में जो वर्ल्ड ऑफ नॉलेज है उसको कैसे डिवाइड किया गया है, उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा 000 इज जनरेलिया, तो 000 जनरेलिया होता है। 100 फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी, 200 इज रिलीजन, 300 इज सोशल साइंस, 400 इज लिंग्विस्टिक्स, 500 is natural science, 600 is technology that is applied science, 700 is arts, 800 is literature and 900 is geography। ठीक है, तो ये पहले 10 क्लासेस है, यानी पूरी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज को डीडीसी में 10 भागों में बांटा हुआ है। अब इन और अगर ये इनको पहली 10 समरीज भी कहा जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट समरीज है, इनको फिर फर्दर 10 और भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो 10 सब्जेक्ट्स को 10 और भागों में बांटेंगे तो फिर सेकेंड समरीज में कितने सब्जेक्ट हो जाएंगे, 10 इंटू 10। ठीक है, दैट इज 100 सब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इसका फर्दर सब डिवीजन है, तो जो 100 सब्जेक्ट्स हैं उनको फिर 10 सब्जेक्ट्स में बांटा गया है, तो वो और कितने सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, 100 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000। तो डीडीसी के यस, डीडीसी के अंदर इनिशियली जो है वो 1000 सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, स्नेहा, यस, इसको 800 ही कहा जाएगा, 8 नहीं कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि डीडीसी का रूल है कि वहां पे मिनिमम 3 डिजिट होंगे, इसलिए कोई भी सब्जेक्ट एक डिजिट से रिप्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन 800 में वो 2 जीरो है, उनका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, लिटरेचर के लिए वो केवल 8 है। ठीक है, तो ये इसके सब्जेक्ट्स के बारे में जब हम डीडीसी पढ़ेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट इन द मेन क्लास ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री हैव बीन क्लब्ड टुगेदर एज देयर इज नो मोर स्पेस अवेलेबल आफ्टर 9 इन डेसिमल नोटेशन। ठीक है, तो लास्ट वाला जो सब्जेक्ट आप देख रहे हो वहां पे क्या लिखा हुआ है, ज्योग्राफी, बायोग्राफी एंड हिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे ज्योग्राफी और हिस्ट्री को क्लब कर दिया है।
क्या रीजन हो सकता है? रीजन शायद ये हो सकता है कि 9 के बाद जो है और कोई स्पेस नहीं बच रहा है, ठीक है, नोटेशनल सिस्टम में। द मेन क्लास 100 to 600, 100 और 600 आर बेस्ड अपॉन देयर रीजन। 700, 800 are imaginative works, while 900 pertains to memories। ठीक है, तो 100 से लेके 600 तक जो है वो सारे साइंस है अपने उनके रीजंस को लेके। 700 और 800 यानी लिटरेचर और आर्ट्स जो है वो क्या है, इमेजिनेटिव वर्क्स है। ठीक है, इमेजिनेट लिटरेचर भी पूरा इमेजिनेटरी वर्क होता है और आर्ट भी जो है वो पूरा इमेजिनेटरी वर्क होता है। ठीक है, तो यानी इस तरह से भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पास पास में रखा गया है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि 500 क्या है, नेचुरल साइंस है, ठीक है, यानी प्योर साइंस है। और 600 क्या है, टेक्नोलॉजी यानी अप्लाइड साइंस है। तो पहले प्योर साइंस रखा गया है, फिर उसकी एप्लीकेशंस रखी गई है, अप्लाइड साइंस। तो जो भी सब्जेक्ट्स हैं सारे आसपास रखे गए हैं, तो इंटर रिलेटेड है। This is based upon the three faculties of mind as proposed by an English philosopher, Francis Bacon। ओके, 1561 to 1626 यानी उनका डेट ऑफ बर्थ, डेट ईयर ऑफ बर्थ जो है वो 1561 था और ईयर ऑफ डेथ जो है वो 1626 था। ठीक है, तो उन्होंने थ्री फैकल्टीज ऑफ माइंड प्रपोज किया था, उसके आधार पे इसे डिवाइड किया गया है। Dewey in his arrangement of main classes inverted the three Baconian mental faculties of memory, imagination and reasons। ठीक है, तो यानी फ्रांसिस बेकन ने क्या कहा था, जो वर्ल्ड ऑफ नॉलेज है वो तीन चीजों से डिवाइड होता है। वन इज मेमोरी, सेकेंड इज इमेजिनेशन एंड थर्ड इज रीजन। ठीक है, यानी इसीलिए उन्होंने क्या किया, 100 से लेके 600 तक के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे रीजन से रिलेटेड हैं। 700 एंड 800 जो है वो इमेजिनेटरी है और 900 जो है वो मेमोरी से रिलेटेड है। ईच ऑफ द मेन क्लास इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 डिवीजन एंड ईच ऑफ द डिवीजन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 सेक्शंस। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले कह दिया, तो टोटल कितने सब्जेक्ट्स बनते हैं यहाँ पे, 1000 सब्जेक्ट्स बनते हैं। यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सब डिवीजन दिया हुआ है साइंस का, तो साइंस 500 है, उसको फर्दर सब डिवाइड करेंगे 10 मोर क्लासेस में, तो 510 मैथमेटिक्स हो जाएगा, 520 इज एस्ट्रोनॉमी, 590 जूलॉजी। ठीक है, यानी 530 भी है, 530 इज फिजिक्स, 540 इज केमिस्ट्री, 540 इज केमिस्ट्री, 550 इज बायोलॉजी, लाइक दिस, लाइक दैट। ठीक है, तो उस तरह से वो बढ़ता रहेगा। यस, जी, कौन सा, जनरल या 000? जनरल या देखिए, जनरल या वैसी क्लासेस होती है जिनके लिए कोई अप्रोप्रिएट जगह नहीं मिल रही होती है। ठीक है, उसमें उस तरह की क्लासेस होती है। जनरली की जब आप सब्जेक्ट्स देखोगे ना, तो ऐसे सब्जेक्ट्स आपको दिखाई देंगे कि जिनको किसी और क्लास में रखना थोड़ा मुश्किल होता है, या फिर जो क्लासिफिकेशनिस्ट हैं उनके माइंड में उस समय उसके लिए कोई सुटेबल मेन क्लास नहीं मिली होगी उन्हें, इसलिए उन सब्जेक्ट्स को उन्होंने जनरलिया में रख दिया। यानी मिसलेनियस, अगर आप एक अलग भाषा में कहें तो मिसलेनियस सब्जेक्ट्स हैं वो सारे। ठीक है है ना। अब उसमें से भी अगर आप अभी देखेंगे ना, तो आपको कुछ सब्जेक्ट हो सकता है ऐसा लगे कि नहीं ये तो बहुत प्रोमिनेंट सब्जेक्ट हो गए हैं। हाँ होंगे, लेकिन उस समय जब डीडीसी डिवाइस हुई थी उस समय शायद वो सब्जेक्ट उतने प्रोमिनेंट नहीं थे। ठीक है, तो उसकी वजह से वो सारे सब्जेक्ट्स जनरलिया में चले गए। जैसे कंप्यूटर साइंस जो है वो भी जनरलिया में है। ठीक है, कुछ और सब्जेक्ट्स ऐसे आपको मिलेंगे कि जो प्रोमिनेंट हो गए, लेकिन उनकी उस समय उनकी लोकेशन जनरलिया में रखी गई थी। ठीक है,
फिर मैथमेटिक्स का भी सब डिवीजन 510 मैथमेटिक्स कहा गया था, तो उसके भी फर्दर सब 10 सब डिविजन हैं। ठीक है, तो उसके भी कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए, जैसे मैथमेटिक्स है 510, तो 511 है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स, 512 इज एल्जेब्रा, 516 इज ज्योमेट्री, 519 इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस तरह से फर्दर वो क्या हो गया, सब डिवाइड हो गया। और 511 को हम लें तो फिर उसके कुछ और सब डिविजन है, 511.1, 511.2। ठीक है, जैसे फिनाइट मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल लॉजिक, अप्रोक्सीमेशन, और 511.4 इज मैथमेटिकल मॉडल्स। ठीक है, और इसके अंदर और आप अगर आगे जाओगे तो इसके और फर्दर सब डिविजन आपको डुई डेसिमल क्लासिफिकेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये इसके जब सब डिविजन्स होते हैं तो उस मेथड वो उसको हम क्या कहेंगे, एरे कहेंगे या चेन कहेंगे? चेन, यस करेक्ट, यस चेन। ठीक है, उसे हम चेन कहेंगे क्योंकि वो 500 के सब डिविजन है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ तक अगर हम कैसे पहुंचे तो एक एक डिजिट का यहाँ पे आपको मीनिंग दिखाई देगा। ठीक है, it may be noted that apart from being rooted in 17th century philosophy of Francis Bacon, there are many flaws in the structure. The theory of the three faculties of mind, namely reason, imagination and memory, is no more scientifically valid. ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो फ्रांसिस बेकन ने थियोरी दी थी थ्री स्टेजेस या थ्री फैकल्टीज ऑफ माइंड की, वो 17th सेंचुरी में दी थी, और आज के दौर में वो उतनी वैलिड नहीं रहती है। ठीक है, उसको साइंटिफिकली वैलिड नहीं ठहराया जा सकता है। द मैट्रिक्स ऑफ डिवाइडिंग 10 at every stage is artificial. One can easily see the injustice या unjustice separation of 400 linguistic from 800 literature। ठीक है, तो यहाँ पे जो 10 भागों में बांटा गया था तो वहाँ भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल डुई डेसिमल पे बायसनेस का भी आरोप लगाते हैं। ठीक है, और उनकी जो थ्योरी थी उसके ऊपर भी वो एग्री नहीं करते हैं। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जिस तरह से 400 को 800 के बहुत दूर रखा गया है, तो ये क्या कहा जाएगा, ये एक अनजस्टिफाइड सेपरेशन है कि लैंग्वेज को आप लिटरेचर से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप सीसी देखेंगे ना तो सीसी में दोनों पास पास में मिलेंगे, ओ इज लैंग्वेज, ओ इज लिटरेचर एंड पी इज लैंग्वेज। ठीक है, there is no justification of keeping philosophy 100, psychology 150, and psychology 150 together. History 900 has been separated from social sciences 300। ठीक है, तो हिस्ट्री जो है वो सोशल साइंस का ही पार्ट है, लेकिन सोशल साइंस 300 में है और हिस्ट्री 900 में है। There are many such flaws at lower level also. Yet the DDC is credited to be the first discipline-based classification and is most popular system today। ठीक है, इन सब फ्लॉज के बावजूद भी DDC को सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्कीम माना गया है। ठीक है, क्योंकि वो इतनी पॉपुलर हो रही है, सबसे ज़्यादा शायद यूज इसी स्कीम का हो रहा है। Disarming its critics, it makes no pretense of being the true map of knowledge. It is a practical self-arrangement system and tries to give every significant topic a place in an overall scheme of subject। ठीक है, इन सब के बावजूद भी ये हर तरह के सब्जेक्ट्स को क्या कर लेता है, सेल्फ में रखने के लिए प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड करता है। सेकेंड इज DDC। DDC is the base of UDC। UDC जो है, मैंने जैसे पहले ही कहा था कि UDC जो स्कीम है वो DDC के आधार पे ही बनाई गई है, और मैक्सिमम जो चीज़ें हैं DDC की वो आपको UDC में दिखाई देगी। Therefore, all the above criticisms are equally applied here। ठीक है, जो क्रिटिसिज्म अगर आप DDC की कर रहे हैं वो सारी क्रिटिसिज्म आप UDC में भी कर सकते हो कि वही अरेंजमेंट यहाँ भी फॉलो किया गया है। Yet some rectification has been done by merging 4 linguistic with 8 literature। ठीक है, तो वो सारी क्रिटिसिज्म आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, लेकिन फिर भी जो यूडीसी के जो
डिजाइनर है उनको समझ में आया कि यहाँ पे कुछ रेटिफिकेशन किया जाना चाहिए, तो वो रेटिफिकेशन उन्होंने कर दिया है। ठीक है, जैसे उन्होंने लिंग्विस्टिक और लिटरेचर को मर्ज कर दिया। द मेन क्लास 4 हैज बीन केप्ट वैकेंट एंड इज लाइकली टू बी फिल्ड विद द न्यू सब्जेक्ट, न्यू डेवलप्ड फेसेटेड क्लास मेडिसिन। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो लिंग्विस्टिक था 400, ठीक है 400, उसको इंग्लिश के लिटरेचर के साथ मर्ज कर दिया, और 4 को क्या किया, वैकेंट कर रख दिया कि कोई नया सब्जेक्ट वहां पे आएगा तो वहां हम उसे उसे वो सब्जेक्ट उसे वो स्पेस अलॉट कर सकते हैं। इट विल वैकेट okay and is likely to be filled with the newly developed faceted class medicine। तो ये उसमें ये अपॉर्चुनिटी है कि जो 610 है या 610 डीडीसी में, हाँ डीडीसी में देखिए, डीडीसी में क्या था, एक रूल था कि अ, जो क्लास नंबर होगा वो मिनिमम 3 डिजिट का होगा, लेकिन यूडीसी में ऐसा कोई रूल नहीं है। वहां पे जो पीछे 300 की जो वैल्यू थी वो भी यहाँ पे हटा दी है। ठीक है, यहाँ पे 4 इज लिंग्विस्टिक एंड 8 इज लिटरेचर। ओके, तो वहां पे 00 वाला जो कॉन्सेप्ट था वो इसमें नहीं है, वो यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो जो 4 वैकेंट हुआ था उसको वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां पे मेडिसिन की जो क्लास नंबर है वो वहां पे अलॉट कर दी जाए, और उससे क्या होगा, 61 जो है अप्लाइड साइंस में वो क्या हो जाएगा, वो वैकेंट हो जाएगा। ठीक है, it will vacant 6-1 in its current class medicine to expand 6-0 engineering। तो उससे क्या कर सकते हैं, इंजीनियरिंग को वो एक्सपांड कर सकते हैं। its auxiliary and special table are a sort of cosmetic surgery over DDC to improve its structure and efficiency in classifying micro literature। अब उन्होंने और एक चेंज किया है, एक और चेंज किया है, वो क्या चेंज है, इन्होंने यूडीसी के अंदर कुछ टेबल्स बना दी है। ठीक है, ऑक्सिलरी टेबल्स एंड स्पेशल टेबल्स बना दिए, जिसका यूज करके यूडीसी में बहुत सारे जो माइक्रो सब्जेक्ट्स है जो डीडीसी में एकोमोडेट नहीं किए जा सकते, वो यूडीसी में भी एकोमोडेट किए जा सकते हैं। ठीक है, डीडीसी में अलग टेबल्स है और इसमें अलग टेबल्स हैं, दोनों में यूडीसी में भी कुछ टेबल्स एडिट की गई है। देन एलसीसी इज लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम। एलसीसी डेवलप्ड ड्यूरिंग 1898 टू 1910, consisting of 21 main classes denoted by A to Z। ठीक है, and are based somewhat on the expensive classification of चार्ल्स एमी कटर। ठीक है, तो डीडी जो एलसीसी है इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसको 21 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, और वो जितनी भी मेन क्लास है उनको अल्फाबेटिकल नंबर से सेपरेट किया गया है। ठीक है, और इसके जो सब्जेक्ट डिवीजन है वो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन जो चार्ल्स सेमी कटर की है उससे वो मैच होती है। ठीक है, तो जहाँ यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे ए है उसको जनरल या जनरल वर्क्स के लिए रखा गया है, बी है उसको फिलोसॉफी साइकोलॉजी और रिलीजन के लिए रखा गया है, सी से आई तक हिस्ट्री के लिए रखा गया है, जी को जो है वो ज्योग्राफी के लिए रखा गया है। ठीक है, एच जे और एल उनको सोशल साइंस लॉ और एजुकेशन के लिए रखा गया है। ठीक है, एम और एन को म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स के लिए रखा गया है, पी को लिटरेचर और लैंग्वेज के लिए रखा गया है, क्यू एंड टी को क्यू साइंस मेडिसिन एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के लिए रखा गया है, यू एंड वी को मिलिट्री एंड नेवी के लिए रखा गया है, वाइल जेड जेड को लाइब्रेरी साइंस और बिब्लियोग्राफी के लिए रखा गया है। आई ओ डब्ल्यू एक्स एंड वाई आर केप्ट वैकेंट इन द अबव। इसमें से जो ये 5 है उनको कोई सब्जेक्ट अलॉट नहीं किया गया है। ठीक है, उन्हें वैकेंट रखा गया है ताकि फ्यूचर में अगर कोई नया सब्जेक्ट आए तो उसे वहां पे अलॉट कर सक किया जा सके। इन द above evolutionary arrangement theory preceded practice, though each class is independent, the whole schedule have been expanded to 51 volume
इन डेप्थ ऑफ डिटेल। ठीक है, सभी क्लासेस इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा एनुमरेटिव किया गया है कि पूरी जो एलसी क्लासिफिकेशन है उसके जो वॉल्यूम्स है वो 51 वॉल्यूम्स है। ठीक है, और उसको रखने के लिए आपको पूरा एक रूम चाहिए। ठीक है, केवल ये क्लासिफिकेशन स्कीम ही आपको रखना है तो एक रूम तो उस क्लासिफिकेशन स्कीम को रखने के लिए ही आपको चाहिए। इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ जनरल क्लासिफिकेशन comprising a series of depth schedule. It is a best example of an enumerative system। ठीक है, अगर एनुमरेटिव सिस्टम की बात की जाए तो वो एलसी जो है वो एक बेस्ट एग्जांपल है। द मेन क्लासेस आर फर्दर डिवाइडेड बाय अ सेकेंड सीम्ड अल्फाबेट। ठीक है, अब उसको सब डिवाइड कैसे किया है, जैसे क्यू इज साइंस, तो साइंस को डिवाइड करने के लिए उसके बाद फिर से एक और अल्फाबेट यूज किया गया है। जैसे क्यू के बाद क्यू ए मैथमेटिक्स, क्यू बी एस्ट्रोनॉमी, क्यू सी फिजिक्स, क्यू डी केमिस्ट्री, इस तरह से। Double digit subdivisions are further subdivided by numerals. It is only classification which is now using arithmetic numerals in face of trend of decimal notation। ठीक है, तो वो ऐसे समय में जब डेसिमल नोटेशन का ट्रेंड चल रहा हो उस समय में अल्फा न्यूमरिक सिस्टम को फॉलो करने वाली ये एक ही स्कीम बची है। ठीक है, जैसे क्यूडी अगर है केमिस्ट्री तो उसमें फिर 1 to 65 जो है वो जनरल टॉपिक्स रखे गए हैं, 71 to 142 एनालिटिकल केमिस्ट्री के नंबर्स रखे गए हैं, 146 to 197 तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नंबर रखे गए हैं, 241 to 441 तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नंबर रखे गए हैं, 901 to 991 तक क्रिस्टलोग्राफी के नंबर रखे गए हैं। एज अ सेल्फ क्लासिफिकेशन इट इज क्वाइट सक्सेसफुल। ठीक है, अगर केवल इसको सेल्फ क्लासिफिकेशन माना जाए कि बुक को अरेंज करने के लिए जो नंबर्स दिए गए हैं वो बहुत अच्छी तरह से इसमें बनाए हुए हैं। और अगर इंडिया में शायद मुझे लगता है एमएस यूनिवर्सिटी इज द यूनिवर्सिटी विच यूजेस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी ये यूज करती है मुझे उसका आइडिया नहीं है। ठीक है, इंडिया में बड़ौदा में जो यूनिवर्सिटी है एमएस यूनिवर्सिटी, वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन को यूज करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज कोलन क्लासिफिकेशन। एस आर रंगनाथन वॉज अ ग्रेट थिंकर एंड theoretician. Despite this, he had not developed any theory of classification when he conceived, designed, published CC between 1924 to 1933। ठीक है, उन्हें लाइब्रेरी साइंस का इतना ज़्यादा क्रेज था कि उन्होंने बिना किसी थियरी के यूज़ किए लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को, उनकी जो क्लासिफिकेशन स्कीम है सीसी, उसको पूरा कंसीव कर लिया, उसको डिज़ाइन करके पब्लिश कर दिया। ठीक है, दो ही बिलीव्ड इन वैदिक क्लासिफिकेशन येट आउटलुक ऑफ हिज मेन डिसिप्लिन एंड मेन क्लास इज ट्रेडिशनली वेस्टर्न। ओके, वो वैदिक क्लासिफिकेशन के पक्षधर थे, लेकिन उनकी क्लासिफिकेशन, उनके जो सेग्रीगेशन थे, मेन क्लासेस थी, उसको अगर आप देखोगे तो आपको उसमें वेस्टर्नाइजेशन का असर दिखाई देगा। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ नॉलेज इन सीसी इज इन ट्रेडिशनल डिसिप्लिन इन द ऑर्डर ऑफ देयर इवोल्यूशन, दैट इज साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। ठीक है, तो अगर इनिशियली उनको देखा जाए कि वो किस तरह से उन्होंने डिवाइड किया है, तो वो उनके एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले साइंस, देन ह्यूमैनिटीज, देन सोशल साइंस। ठीक है, within each discipline the CC has a well thought out order of the main class based on clearly stated principles। डीडी जो सीसी के सब्जेक्ट के जो अरेंजमेंट्स हैं वो पूरी तरह से आपको साइंटिफिक दिखेंगे, और जो प्रोलेगमेना की थियरी है उसके आधार पे बटे हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो जैसे सीसी के अंदर ए इज साइंस का मैथमेटिक्स, बी इज मैथमेटिक्स, सी फिजिक्स, डी इंजीनियरिंग, ई केमिस्ट्री, एफ टेक्नोलॉजी, जी बायोलॉजी एंड एच जियोलॉजी।
तो यहाँ अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा जो सब्जेक्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड है वो सारे सब्जेक्ट्स पास पास में है। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स और उसके बाद कौन सा है फिजिक्स, तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपस में रिलेटेड है। और मैथ फिजिक्स के बाद क्या है इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इंजीनियरिंग जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी रिलेटेड है, तो इंजीनियरिंग के बाद में क्या आ गया केमिस्ट्री आ गया। फिर टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसके बाद बायोलॉजी एंड जियोलॉजी, उसके बाद बॉटनी एग्रीकल्चर एंड जूलॉजी, देन मेडिसिन, उसके बाद एम एन एंड इज यूजफुल एंड फाइन आर्ट्स, ओ एन पी आर लिटरेचर एंड लैंग्वेज, क्यू एन आर religion and philosophy, S and T are philosophy and education, U and V are geography and history, W and X are political science and economics, and Y and Z are sociology and law. Between yes, zoology, zoology, yes, study of animals. Zoology is study of animals. Between M and N, a unique main class delta mysticism has been इंटरपोज्ड। ठीक है, एम और एन के बीच में एक सिंबल का यूज करके जिसे डेल्टा कहा जाता है उसको यूज करके माइस्टिसिज्म नाम का एक सब्जेक्ट उसके बीच में ऐड किया गया है। ठीक है, जनरली और फॉर्म्स क्लासेस सच ऑन बिब्लियोग्राफी एनसाइक्लोपीडिया एक्सेट्रा have been denoted by A to Z, while newly emerging main class such as library science, mass communication have been denoted by number 1 to 9. A to M science and technology have been arranged in their order of increasing concreteness. ठीक है, जिस तरह से वो concreteness उनकी बढ़ती जा रही है उसी तरह से उसको अरेंज किया गया है। As M useful art, an assortment of applied art and craft is the most concrete in the group. Within A to Z, as shown in the above, pairing theory is followed by applications. That is, I botanical precedes J agriculture. ठीक है, this arrangement known as principle of dependency was first proposed by Auguste Comte. Okay, that उनका उनका जो डेट ईयर ऑफ बर्थ एंड डेथ ईयर ऑफ डेथ भी यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज 1798 टू 1857 उनका जो ड्यूरेशन है वो। द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, ऑगस्ट कॉम्पटे ने प्रिंसिपल ऑफ डिपेंडेंसी प्रपोज किया था, उसके आधार पे ही रंगानाथन ने जो सीक्वेंस है सब्जेक्ट की वो यूज की है। द टी टू जेड सोशल साइंस are the order of the increasing artificiality of their laws. Z civil law are considered purely artificial and frequently changing। ठीक है, T to Z में जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो उनकी आर्टिफिशियलिटी जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है उस तरह से उसको अरेंज किए गए हैं। और उसमें लास्ट जो Z है लॉ, वो सबसे ज्यादा क्या हो जाता है आर्टिफिशियल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लॉ जो है वो प्योरली मैन मेड है और वो जनरली चेंज होता रहता है। Mysticism is at the confluence of science and humanities and is considered highly knowledge in Hindu tradition. Coupled with the form of the documents and arrangement of books on the shelf in a form what Ranganathan calls Apupa pattern. This order is pedagogical. No other classification comes near to such fine and systematic order of सब्जेक्ट एज दैट ऑफ सीसी। ठीक है, जो अपूपा सिस्टम रंगानाथन ने यूज किया है सीसी के अंदर वो सिस्टम किसी और क्लासिफिकेशन स्कीम्स में आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अपूपा सिस्टम का मतलब होता है इसका एक अपूपा जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, उसमें
जो सब्जेक्ट सबसे सेंटर में होगा वो क्या होगा, वो सबसे दोनों तरफ जो है उसका कोर होगा। ठीक है, यानी जैसे जैसे रिलेटिविटी बढ़ती जाती है उस तरह से उस सिस्टम को उन बुक्स को अरेंज किया गया है। ठीक है, उन सब्जेक्ट्स को अरेंज किया गया है और एक हाइट पे पहुंचने के बाद उस वो वापस फिर क्या होगा, धीमे 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 उसकी रिलेटिविटी कम होती जाती है, एक ट्राइंगल की तरह बनाया गया है। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स को इस तरह से अरेंज सीसी के अंदर किया गया है जो पूरी तरह से साइंटिफिकली क्लासिफाइड है। देन नोटेशंस, नोटेशन की बात हमने कल की थी इसलिए, लेकिन फिर भी थोड़ा और इसको ब्रीफ में समझ लेते हैं। ठीक है, नोटेशन an adjacent of classification is most visible feature of library classification system. Its efficacy, efficiency and user friendliness mostly determine the quality and popularity of a system. A notation should consist of familiar digits which convey their order obviously, should show synthesis and hierarchy of subjects. Further, it should be brief, mnemonic and must be hospitable to a new subjects. ठीक है, तो जो नोटेशन दिए जाते हैं वो नोटेशन की क्वालिटी डिसाइड करती है कि आपकी जो क्लासिफिकेशन स्कीम है उसकी क्वालिटी कैसी होगी, उसकी पॉपुलैरिटी कैसी होगी। ठीक है, जो भी नोटेशन हम यूज करें वो नोटेशन किस तरह के होना चाहिए, वो यूजर फ्रेंडली होने चाहिए, वो निमोनिक्स होने चाहिए, यानी एक तरह के जो याद करने योग्य नंबर्स होना चाहिए या नोटेशंस होना चाहिए, और हर जगह एक कॉन्सेप्ट के लिए एक ही नोटेशन यूज किया जाना चाहिए। और नोटेशन कैसा होना चाहिए कि उसमें नए सब्जेक्ट्स अगर आते हैं तो उसको वो एकोमोडेट कर सकें। ठीक है, तो अगर डीडीसी की हम बात करें तो डीडीसी में क्या यूज किया गया है, डीडीसी में केवल इंडो अरेबिक डेसिमल नोटेशंस को ही यूज किया गया है। ठीक है, पूरा डीडीसी 000 से लेके 999 तक डिवाइड किया गया है। तो एज इट्स, और इसको एक ही तरह के नोटेशन इसमें यूज किए गए उसको क्या कहा जाता है, प्योर नोटेशन कहा जाता है। इट्स नोटेशन इज प्योर, hierarchical and mnemonical. Its hospitality is poor in its as it has only gaps and decimal fraction device for this purpose. ठीक है, इसमें जो यस, हॉस्पिटलिटी का मतलब क्या होता है, चलिए जनरल टर्म्स बताइए आप, हॉस्पिटलिटी मतलब क्या। और और होटल्स में जाते हैं तब भी हॉस्पिटलिटी का है, जो मेहमान आते हैं, ठीक है, उनको जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसे भी हॉस्पिटलिटी कहा जाता है या नहीं कहा जाता है। ठीक है, होटल्स में भी हॉस्पिटलिटी शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, तो मतलब जो भी नया आ रहा है, हॉस्पिटलिटी हॉस्पिटल में होता है कोई भी मरीज आ रहा है उसको एकोमोडेट करो। ठीक है, होटल्स में कहा जाता है जो भी गेस्ट आ रहा है उसको हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करो, मतलब उसे आप एकोमोडेट करो, उसे सर्विस जो है वो प्रोवाइड करो। और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है कि समय के साथ साथ ज्ञान बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा नए नए विषयों का जन्म होगा। तो जो नए विषय अस्तित्व में आए हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में, उन नए विषयों को उनके सब्जेक्ट्स के साथ रहने की जगह दी जाए, उसे कहा जाता है हॉस्पिटलिटी। ठीक है, आया ना समझ में, क्लियर। ठीक है ना, जैसे कि आज से समझिए कि 25 साल पहले पेन ड्राइव या यूएसबी शब्द का आपने यूएसबी शब्द नहीं सुना होगा। आज से 6 या 7 साल पहले आपने एसएसडी ड्राइव शब्द नहीं सुना होगा। 2005 से पहले आपने फेसबुक शब्द नहीं सुना होगा। ठीक है ना, तो अगर अगर उसके सब्जेक्ट्स में अगर हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं और वहाँ पे फेसबुक ना हो तो वो क्लास क्या होगा, जो होगा इनकम्प्लीट होगा। अगर हम स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें और वहाँ पे यूएसबी ना हो, वहाँ पे
हार्ड ड्राइव ना हो, वहाँ एसएस, अगर हार्ड ड्राइव की बात करें तो स्टैटिक ड्राइव ना हो, एसएसडी ड्राइव ना हो। ठीक है, तो वो अब एसएसडी जो है स्टैटिक ड्राइव, वो अभी नया सब्जेक्ट है। अब उसको अगर हमें ऐड करना है तो वो कहाँ ऐड करोगे आप, जहाँ पे पहले से आपने हार्ड ड्राइव की बात की गई है। ठीक है, ड्राइव तो पहले से ही थी हार्ड ड्राइव, लेकिन वहाँ पे स्टैटिक ड्राइव नहीं थी। तो अब स्टैटिक ड्राइव उस हार्ड ड्राइव का एक नया विषय, नया टाइप जन्म ले चुका है, हार्ड ड्राइव। ठीक है, स्टैटिक ड्राइव। तो अब स्टैटिक ड्राइव को आप कहाँ पे रखना पड़ेगा, जो हार्ड डिस्क का सेग्रीगेशन जो आपने किया है उसके अंदर ही आपको उसको अरेंज करना पड़ेगा, उसको कहीं और तो रख नहीं सकते। तो वहाँ पे फिर क्या होना चाहिए आपके पास, वहाँ पे जगह होना चाहिए कि वहाँ पे आप उसको एकोमोडेट कर पाओ। तो उसको बोलते हैं हॉस्पिटलिटी इन एरे या हॉस्पिटलिटी इन चेन। ठीक है, तो उस तरह से डीडीसी के अंदर जो हॉस्पिटलिटी जो है वो पुअर हॉस्पिटलिटी है, क्योंकि वहां पे उनके पास केवल डेसिमल फ्रैक्शन या तो रह जाता है या तो गैप डिवाइस रह जाती है। ठीक है, वहां पे जहां जहां डीडीसी में कुछ गैप्स है वहां पे नए सब्जेक्ट्स ऐड किए जा सकते हैं, या डेसिमल फ्रैक्शन का यूज करके नए सब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। इट्स एलोकेशन ऑफ नोटेशन अमोंग द सब्जेक्ट इज फॉल्टी ड्यू टू हिस्टोरिकल रीजंस। For example, highly dynamic and rich class 600 technology get the some space as given in the as given to the static subject like 200 religion, but its strength lies in simplicity and internationality, used Indo-Arabic numbers। ठीक है, तो इसका बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी है जो फॉल्टी है। ठीक है, अगर आप 600 टेक्नोलॉजी देखोगे तो वहां पे उतनी ही स्पेस मिलेगी जितनी आपको 200 जो रिलीजन 200 रिलीजन का नंबर है उसमें जितनी स्पेस है उतनी ही स्पेस 600 टेक्नोलॉजी में मिलेगी। जबकि 600 टेक्नोलॉजी जो है वो सबसे ज्यादा क्या सब्जेक्ट है, वो सबसे ज्यादा डायनेमिक सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा रिच सब्जेक्ट है, जो बहुत तेजी से बदल रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा जगह होना चाहिए, यहाँ पे नए सब्जेक्ट्स को नए सब्जेक्ट्स के एकोमोडेशन का ज़्यादा स्कोप होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा रिसर्च यहाँ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे भी जगह कम है और उतनी जगह मिल रही है जितनी 200 रिलीजियन में है, जिसका ग्रोथ के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स ऐसा है जो ट्रेडिशनल चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन फिर भी इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से डीडीसी ज़्यादा फेमस है। देन नोटेशन में अगर यूडीसी की बात की जाए तो ये जैसे मैंने कहा था कि यूडीसी जो है वो कम्प्लीटली डीडीसी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन डीडीसी में जो चीज़ें नहीं है वो है इसकी स्पेसिफिक टेबल्स और नए नोटेशंस जो यूडीसी में एक्सिलरी टेबल्स के थ्रू यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो यूडीसी के जो नोटेशन है वो डीडीसी की तरह प्योर नोटेशन नहीं है, बल्कि इसके जो नोटेशन है वो मिक्स्ड नोटेशन है। ठीक है, thus the notation of UDC is mixed, quite hospitable to new subjects by way of hierarchy, gap and use of alphabetical and auxiliary devices। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स अलग अलग यूज करके नए सब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं, और नए सब्जेक्ट जो जन्म ले रहे हैं उनको भी क्लासिफिकेशन स्कीम में आसानी से उसे एकोमोडेट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए हुए और उनका मीनिंग दिया हुआ है। ठीक है, problems of UDC notation। The ordinal value of the symbol is fixed and clear in manual arrangement, but there is problem in computer aided arrangement, as the ordinal value of the punctuation marks comes in conflict with the S key. Though the notation seems complex, yet this complexity seems inevitable and acceptable in view of its aim of being bibliographic classification to be used in bibliographies and information centers। ठीक है, तो यूडीसी में के नोटेशन में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम अब कैसे आ रही है कि इसके जो सिंबल्स हैं, ठीक है, मैनुअल अरेंजमेंट में तो इसके सिंबल फिक्स होते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता है। लेकिन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में जब हम इनके पंक्चुएशन मार्क्स को हम ऐड करते हैं तो इसका कॉन्फ्लिक्ट एस की यानी कंप्यूटर कोड जो है
कंप्यूटर लैंग्वेज उसके साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, उसकी वजह से यहाँ पे नोटेशन जो है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान यूडीसी में नहीं रखा गया। देन एलसी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। एलसीसी जो है, यहाँ पे भी जो नोटेशन है वो मिक्स नोटेशन ही है। जैसे हमने पहले भी बात की कि वहाँ पे पहले सब्जेक्ट को ए टू जेड यानी अल्फ़ाबेट से डिवाइड किया गया है, फिर उसके सब सब्जेक्ट के लिए एक और बार अल्फ़ाबेटिकल अल्फ़ाबेट्स को यूज़ किया गया है, उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स को वैकेंट रखा गया है। उसके बाद उस क्या क्या किया गया उसमें उसमें सब सब्जेक्ट्स को जो सब्जेक्ट्स है उनको सब डिवाइड करने के लिए न्यूमरल्स का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इस तरह के यहाँ पे नंबर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो एलसीसी के जो नोटेशन है वो प्योर मिक्स नोटेशन है। ठीक है, लेकिन उसके जो नोटेशन है वो नेमोनिक बेस्ड नहीं है। द नोटेशन इज निमोनिक except the alphabetical subdivision. A full class number may be included cutters number for the author and the year of publication. ठीक है, तो अगर बुक नंबर भी इसमें ऐड करना है तो क्या किया जाता है, इसमें कटर्स फॉर्मूला का यूज करके बुक नंबर भी बनाया जाता है। ठीक है, निमोनिक्स का मतलब ये होता है कि जब हम एक कॉन्सेप्ट के लिए किसी टर्म का यूज करें, ठीक है, किसी नोटेशन का यूज करें, तो हर सब्जेक्ट में जब वो कॉन्सेप्ट आए तो हम उसी नोटेशन का यूज करें। जैसे कि अगर मैं डीडी अगर लिटरेचर की बात करूं और वहां पे हिंदी लैंग्वेज हिंदी लिटरेचर की बात करूं, ठीक है, अगर हिंदी लिटरेचर का मुझे नंबर देना है तो हिंदी लिटरेचर का नंबर होगा 891.43 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 लिटरेचर है और 9143 हिंदी के लिए नोटेशन है। ठीक है, तो ये लिटरेचर की बात हो गई। और वैसे ही अगर इसको अगर हिंदी लिटरेचर की जगह हिंदी लैंग्वेज कर दे तो वो लैंग्वेज का जो 8 की जगह केवल 4 ही करना होगा, तो वहां पे जो नंबर होगा वो होगा 491.43। तो यानी दोनों जगह हिंदी के लिए सेम नंबर यूज किया गया है। ठीक है, तो इसको निमोनिकल नंबर्स कहा जाता है कि उसे आप याद कर लेते हो थोड़े समय में, जब वो बार बार रिपीट होता है तो आप उसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो यानी एक कॉन्सेप्ट जब आ रहा है, जैसे अगर रोज एक कॉन्सेप्ट है और वो अलग अलग सब्जेक्ट्स में आ रहा है, तो उसके लिए जो नोटेशन यूज किया गया है वो हर जगह सेम ही होना चाहिए। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ निमोनिक्स। कटर का क्या, बुक नंबर, देखिए कटर्स फॉर्मूला, देखिए बुक नंबर जो होते हैं बुक नंबर, देखिए आपको कॉल नंबर का कॉन्सेप्ट पता है, व्हाट इज कॉल नंबर? क्लास नंबर प्लस बुक नंबर इज इक्वल टू कॉल नंबर। ठीक है, क्लास नंबर जो है वो हम क्लासिफिकेशन स्कीम से लेते हैं, और बुक नंबर बनाने के हमारे पास दो वेज होते हैं। ठीक है, एक वे में हम जहाँ पे ऑथर के सरनेम का फर्स्ट थ्री लेटर्स लेते हैं, जनरली लोग वही यूज करते हैं। ठीक है, और दूसरा जो वो है कटर्स फॉर्मूला से हम नंबर बनाते हैं। तो कटर्स फॉर्मूला में जब हम नंबर बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें हम अपने हिसाब से दो चीजें ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर हम बुक के टाइटल का नंबर भी ऐड कर सकते हैं और ऑथर का नाम भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे HE, यहाँ पे ऑथर का नाम देखिए, इकोनॉमिक वे ऑफ थिंकिंग बाय PT हैने। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो टाइटल है वो ई से शुरू हो रहा है। ठीक है, और ऑथर का जो सरनेम है वो एच से शुरू हो रहा है। तो अगर कटर फॉर्मूला में हमें इसे कन्वर्ट करना है तो एच आएगा वर्ड, और ई के लिए शायद 4 आएगा। इससे आप और लंबा भी खींच सकते हैं। ठीक है, ई के बाद वाई ऐड करेंगे तो उसका नंबर बन जाएगा, एन ऐड करेंगे तो भी नंबर बन जाएगा। मैं अपनी लाइब्रेरी में यही यूज करता हूँ, लेकिन मैं उसे 1 डिजिट तक ही रखता हूँ, मैं ज़्यादा मैंने कॉम्प्लेक्स बना के नहीं रखा है। तो एच ई में जब यूज करता हूँ तो एच 4 हो जाता है वो। ठीक है, और ई सी,
तो ई सी का E2 हो जाएगा। H4, एच एच इज फॉर हैने, ठीक है। और ठीक है, जो ऑथर है ना, उसका सरनेम देखिए HEYNE, हैने लिखा हुआ है। तो जब HE हम लिखेंगे ना, कटर्स फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे, तो ए फर्स्ट जो डिजिट होता है, ठीक है, फर्स्ट अल्फाबेट होता है वो तो एज इट इज ही रहता है, लेकिन सेकेंड ऑनवर्ड जो अल्फाबेट्स होते हैं वो न्यूमरल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ई जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 4 में, तो वो एक कोड बन जाएगा E4, H4, ठीक है। और EC तो E2 हो जाएगा वो, ठीक है। तो जब हम क्लास नंबर इसका बनाएंगे इकोनॉमिक वे ऑफ थिंकिंग, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बुक का नंबर ऐड नहीं किया है, लेकिन हम इसमें बुक का नंबर भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये उसका क्लास नंबर हो गया, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, H4 और E2, ठीक है। तो उससे हमें ये पता चलेगा कि एच मतलब बुक का जो ऑथर है वो एच से शुरू हो रहा है, ठीक है। और जो बुक का टाइटल है वो ई से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये बुक नंबर बनाने के लिए यूज करते हैं हम कटर्स फॉर्मूला, ठीक है। और ये सिंपली आपको आपको इसको, अगर आप इसको फॉर्मुलेट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी एक एप्लीकेशन होती है, आप उसको जैसे ही डाउनलोड करोगे ना, और उसमें HE डालोगे तो वो H4 ऑटोमेटिकली बन जाएगा। पहले हम ऑथर का नाम लेते हैं, उसके बाद बुक का टाइटल लेते हैं, ठीक है। पहले ऑथर का नाम लेते हैं, उसके बाद बुक का टाइटल लेते हैं हम लोग। इसमें बुक का टाइटल नहीं लिया गया, बल्कि ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिया गया है, ठीक है। यस, ये देखिए, ये क्लासिफिकेशन नंबर है, क्लास नंबर है, और इसको पूरा सिंथ वो ब्रेकआउट करने के लिए क्लासिफिकेशन स्कीम चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिकल वे ऑफ थिंकिंग, तो ये एच इसका कोई और क्लास नंबर होगा, उसका फिर बी और सब डिवीजन होगा, क्लास नंबर है वो, ठीक है। और एलसी क्लासिफिकेशन स्कीम से डिवाइड किया गया है, उसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। जी जी, हम आपके जो सिलेबस में है ना, वो डीडीसी क्लासिफिकेशन है, तो ये एच बी और ये इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन है उसमें सीखने जैसा कुछ है नहीं ज़्यादा, उसमें पूरे वो एनुमरेटिव नंबर है, थोड़ा सा आपको मैनुअल उसका देखना है, और आपको वो पूरा याद हो जाएगा, या आप उसका उसको यूज़ कर सकते हो। उसमें पूरे नंबर उठा के रखने ही होते हैं, कॉपी पेस्ट ही होता है, वहाँ पे सिंथेसिस जैसा कुछ ज़्यादा होता नहीं है, और वो आपके सिलेबस में है ही नहीं, किसी भी सिलेबस में नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि एलसी जो है उसको रखने के लिए एक रूम चाहिए बड़ा, ठीक है। क्योंकि उसके 50 से ज़्यादा उसके वॉल्यूम्स है, 50 से ज़्यादा किताबें हैं उसकी, तो जाके वो पूरी क्लासिफिकेशन स्कीम बन रही है, ठीक है। और बाकी बात रही डीडीसी की, तो जब डीडीसी 2 to 7 हम शुरू करेंगे, तो मैं डीडीसी आपको पूरा समझाऊंगा। आज मैंने ग्रुप में वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 डाल भी दिया है, तो जो भी उसका प्रिंट लेना चाहे ले लीजिए, ठीक है। ताकि जब वो वो प्रिंट करवा लीजिए, अभी टाइम है, ठीक है। अभी टाइम है, आप देखिए, ढूंढिए, कोई चीपेस्ट जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे आप करवा लीजिए, क्योंकि उसका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा अदरवाइज अगर महंगा करवाएंगे, क्योंकि 50 पैसे के आसपास भी करवाएंगे तो मुझे लगता है कि 600-700 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी पेजेस है उसमें। लेकिन आपके पास अगर प्रिंटेड कॉपी आपकी रहेगी, तो आपको प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा, एग्ज़ाम के टाइम पे भी आप जब प्रैक्टिस करोगे तब भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो एग्ज़ाम में, जी, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं भेजा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने भेजा हुआ है, आप बड़ौदा सेंटर से हैं।
तो ठीक है, बड़ौदा सेंटर में भी थी पहले से, लेकिन आप नए ज्वाइन हुए होंगे, आपके पास नहीं होगी। मैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दूंगा। ठीक है ना। और मैंने उसमें टेलीग्राम ग्रुप में भेजा हुआ है, तो वहां पे भी मिल जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी आज ही भेज दूंगा। ठीक है, ये क्लास के बाद। यस यस अमन। व्हाट्सएप लिंक देखिए, बड़ौदा ग्रुप के लिए उसको हम ऐड कर देते हैं, वो अलग नहीं है। जो बड़ौदा सेंटर के स्टूडेंट है उन्हीं के लिए हमने वो ग्रुप बनाया है, वो सभी के लिए ओपन नहीं है। ठीक है। और वैसे उसमें कुछ अलग इन्फॉर्मेशन नहीं आती, इन्फॉर्मेशन दोनों के लिए सेम ही होती है। जो अलग इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे सेंटर रिलेटेड होती है, तो वो अदर स्टूडेंट्स के लिए रिलेवेंट नहीं है। और बाकी क्लास का जो लिंक है वो दोनों में सेम ही आता है। ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप केवल बड़ौदा सेंटर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ही है। क्योंकि उसके जो यूजर्स होते हैं, हमारे सेंटर के जो स्टूडेंट्स हैं वो लिमिटेड होते हैं। और टेलीग्राम में आपने देखा होगा कि 1000 6000 2000 इस तरह से मेंबर्स हो जाते हैं, और उतने मेंबर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आ सकते। ठीक है, तो वहाँ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने टेलीग्राम ग्रुप बना के रखा है सभी के लिए। ठीक है। तो ये मत सोचिए कि व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ अलग स्पेशल आता होगा। बहुत बार हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी कुछ इन्फॉर्मेशन भेजना हमारा रह जाता है। उनका हमारा इस मोस्ट ऑब्जेक्टिव यही है कि उनकी एग्ज़ाम से रिलेटेड या उनके असाइनमेंट से रिलेटेड या उनके सेमिनार से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हो, वो हम व्हाट्सएप ग्रुप में उनको भेज सकें। और वो इन्फॉर्मेशन जनरल स्टूडेंट के लिए कुछ यूज़फुल नहीं होती है, क्योंकि वो जो है वो हमारे सेंटर के स्टूडेंट के लिए यूज़फुल होती है। ठीक है। ओके। ठीक है। नाउ सीसी कॉलम क्लासिफिकेशन। Notation of CC is high watermark of library notation. It is a comprehensive system itself. Is the breadth of on systematic canons and devices. Only problem is its complexity and frightening class number. But Ranganathan was not daunted by its or his own criticism on this account. Notations of CC comprising 74 digits belonging to 6 species of digits. ठीक है। तो जो रंगानाथन की जो सीसी है, अगर उसको अगर नोटेशन की दृष्टि से देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है। ठीक है। लेकिन उसकी वजह से उसके जो क्लास नंबर्स थे वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए थे और वो बहुत फ्राइटनिंग लगते थे। ठीक है। लेकिन रंगानाथन उनके जो क्रिटिसिजम्स हो रही थी उन नंबर्स के को लेके, उससे वो नहीं घबराए, लेके और उन्होंने अपना काम जारी रखा। ठीक है। अगर उनके नंबर्स की बात की जाए तो 26 मेन अल्फ़ाबेट्स उन्होंने यूज़ किए हैं। एक ग्रीक लेटर जिसे डेल्टा कहा जाता है वो उन्होंने यूज़ किया है। इंडो अरेबिक न्यूमरल उन्होंने 0 to 9 यूज़ किए हैं। स्मॉल ए टू जेड उन्होंने यूज़ किए हैं। ठीक है। स्पेशल इंडिकेटर डिजिट्स उन्होंने यूज़ किए हैं। ऑर्डिनल इंडिकेटर डिजिट्स भी उन्होंने यूज़ किए हैं। ठीक है। लेकिन ये सारे सिक्स एडिशन में नहीं है। ठीक है। अगर ये एंड वाला सिंबल, ये इज इक्वल टू वाला, ठीक है, या ये प्लस वाला, ये सिंबल ये मैंने सिक्स एडिशन में नहीं देखा। और कहीं अगर यूज भी हो रहा होगा तो वो बहुत ऑप्शनल होगा। जनरल यूज में ये सब चीज जो डिजिट्स है, जो इंडिकेटर्स है, वो जनरल यूज में नहीं है। क्योंकि शायद मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने इनको यूज किया हो। ठीक है। हाँ, ये डॉट वहाँ पे है, कॉलन है, सेमी कॉलन है। ठीक है। ये कॉमा है, एपोस्ट्रोफी है, ये डैश भी है। सुपर इम्पोजिशन डिवाइस में हम डैश भी यूज़ करते थे। लेकिन जो ये फॉरवर्ड एरो, बैकवर्ड एरो, ये स्टार, ये हमने यूज़ नहीं किए। या तो ये इससे पहले वाले जो एडिशंस थे उनकी बात कर रहे हैं, उनको कंबाइन करके लिखा हुआ है, या फिर ये सेवेंथ में शायद इंट्रोड्यूस हुए होंगे। ठीक है। तो जो सीसी है उसके अंदर जो नोटेशंस हैं वो मिक्स्ड नोटेशन है। और इसके अंदर जो हॉस्पिटलिटी इन एरे या हॉस्पिटलिटी इन चेन है, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस सीसी में अवेलेबल है। और उसके साथ साथ बहुत सारी डिवाइसेस भी थी जिसकी वजह से आप
नए सब्जेक्ट्स को एकोमोडेट कर सकते हो। और यहाँ पे जो नया जो नोटेशंस है वो हाईली क्या है, निमोनिक्स है। ठीक है, कोई पूछ रहा था ना निमोनिक्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखिए जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी के लिए जो नोटेशन यूज किया गया है वो टू है। तो वो एनाटॉमी जहां जहां पे भी आ रहा है ना, वहां पे टू ही यूज किया गया है। ठीक है, जैसे बायोलॉजी में एनाटॉमी आ रहा है तो टू यूज किया गया है, बॉटनी में एनाटॉमी आ रहा है तो टू यूज किया गया है, जूलॉजी में एनाटॉमी आता है तो टू यूज किया गया है, मेडिसिन में एनाटॉमी आ रहा है तो टू ही यूज किया गया है। वैसे ही फिजियोलॉजी के लिए थ्री यूज किया गया है। तो वो जहां जहां फिजियोलॉजी आ रहा है उसे उसके उसको डिनोट करने के लिए नंबर थ्री का यूज किया गया है। वैसे ही जहां जहां डिसीज आ रहा है उसको डिनोट करने के लिए नंबर फोर का यूज किया गया है। तो एक कॉन्सेप्ट के लिए वह एक ही नोटेशन का यूज किया गया है। ठीक है, देन एक्सटेंट ऑफ यूज एंड पॉपुलैरिटी। Library classifications are designed for practical uses. Some were even designed for use in a specific library, but soon their use extended outside of their specific institutions. ठीक है, तो जब ये बनी थी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जब बन रही थी ना, तो उनके कुछ अलग अलग जो ऑब्जेक्टिव्स होते थे। कुछ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ऐसी थी कि जो जनरल यूजर्स के लिए बनाई गई थी। ठीक है, कुछ ऐसी थी कि कोई पर्टिकुलर लाइब्रेरी को ध्यान में रख के बनाई गई थी। ठीक है, लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ कि वो अपनी लिमिटेशंस जो जहाँ जिस चीज़ के लिए वो बनाई गई थी उसके आउटसाइड में भी वो यूज होने लग गई, और कुछ इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि उसको सभी यूज करने लग गए। ठीक है, जैसे डीडीसी। ठीक है, डीडीसी एक ऐसी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है जो दुनिया भर की 140 कंट्रीज में 2 लाख से ज़्यादा लाइब्रेरीज के द्वारा यूज की जाती है। ठीक है, और डीडीसी का जो लेटेस्ट एडिशन है शायद उसका 23rd एडिशन पब्लिश हुआ है। ठीक है, 23rd एडिशन पब्लिश होने के बाद उसका कोई और एडिशन पब्लिश नहीं हो रहा है। और अभी जो डीडीसी का एडिशन एक्सेसिबल है वो है वेब डूई। ठीक है, उसमें इतने ज़्यादा अब क्योंकि सब्जेक्ट्स आते जा रहे हैं कि उनके हर बार उनको एकोमोडेट करने के लिए एक नया एडिशन पब्लिश करना शायद ओसीएलसी के लिए मुश्किल हो रहा है। ठीक है, इसलिए उन्होंने वेब डूई के थ्रू डीडीसी स्कीम को एक्सेसिबल कर दिया है। अब अगर किसी को डीडीसी लेना है चाहिए तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको वेब डूई सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा। यस यस, वेब डूई इज ऑनलाइन। पहले डीडीसी के एडिशंस आते थे, 23rd एडिशन तक पब्लिश हुए, और उसके बाद कोई प्रिंट एडिशन नहीं आया, बल्कि वो वेब वेब साइट पे चली गई है। ठीक है, वेब फॉर्मेट में अब अवेलेबल है जिसको आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं। ठीक है, देन यूडीसी। बाय बर्थ यूडीसी वाज नॉट डिजाइन फॉर सेल्फ अरेंजमेंट ऑफ बुक। ठीक है, जो यूडीसी है उसको बुक अरेंजमेंट के लिए, बुक को शेल्फ में अरेंजमेंट करने के लिए नहीं बनाया गया था। उसको डॉक्यूमेंटेशन सेंटर और इंफॉर्मेशन सेंटर को ध्यान में रख के बनाया गया है। Now, in terms of its application, it is the most diversely used tool, from organizing libraries, website bibliographies to artifacts and reliar। ठीक है, इस तरह के सारे जो टूल्स हैं उनको अरेंज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन 125 countries. In 34 countries, it is the main classification system used by across national information centers। ठीक है, 34 कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे ये एक मुख्य क्लासिफिकेशन स्कीम के तौर पे यूज की जाती है। इन 45 कंट्रीज इट इज यूज्ड इन सर्टेन काइंड ऑफ लाइब्रेरीज। 45 ऐसी कंट्री देश है, 45 ऐसे देश है जहाँ पे अलग अलग लाइब्रेरीज में इसे यूज किया जाता है। इट्स ट्रांसलेशन एग्जिस्ट इन 39 लैंग्वेजेस। इसके जो ट्रांसलेशंस हैं वो 39 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। नेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस एंड सिस्टम यूके इज नाउ कॉल्ड इंट्यूट, provides information for education. It uses UDC to organize its directory of networked resources। ठीक है, इंट्यूट जो है वो अपने
जितने भी नेटवर्क रिसोर्सेस हैं डायरेक्ट उसकी डायरेक्टरी बनाने के लिए यूडीसी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्टिंग अ स्पेसिफिक क्लास नंबर से 34 will list all resources on law while 343 will only list resources on criminal law। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करता है, ये सब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करता है। देन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, though LCC was designed only for library itself, yet it is being used in about 60% of US large public academic and research library। LCC केवल लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के लिए बनाया गया था, लेकिन अमेरिका में ही 60% से ज़्यादा पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी या रिसर्च लाइब्रेरी जो है वो LCC को यूज़ करती है। ठीक है, LCC numbers appears on mark records which are used by many libraries for copy cataloging throughout the world। ठीक है, जो मैक्सिमम जो मार्क रिकॉर्ड होते हैं उसके अंदर LCC के नंबर दिए हुए होते हैं, जिसका यूज़ कॉपी कैटलॉगिंग के अंदर किया जाता है। इवन सम नेशनल बिब्लियोग्राफीज ऑफ एशिया एंड यूरोप आर यूजिंग दिस सिस्टम। ठीक है, एशिया और यूरोप की भी कुछ लाइब्रेरीज या नेशनल बिब्लियोग्राफीज इसे यूज करती है। ड्यू टू डेप्थ ऑफ डिटेल्स, कांस्टेंट रिवीजन एंड इंस्टीट्यूशनल बेकिंग हैज वेरी ब्राइट फ्यूचर। ठीक है, इसकी डेप्थ इतनी ज़्यादा है और और उसके जो कांस्टेंट रिविजन्स हो रहे हैं, ठीक है, और वो क्यों हो रहे हैं, वो सारा इसका इंस्टीट्यूशन बेकिंग जो है, इसको जो सपोर्ट कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, उसकी वजह से इसका फ्यूचर जो है वो ब्राइट दिखाई दे रहा है। इट्स ऑनलाइन वर्जन नोन एज क्लासिफिकेशन प्लस ऑल्सो इंक्लूड LCSHS एंड इज मच मोर वर्सेटाइल। ठीक है, एलसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का भी एक ऑनलाइन वर्जन है जिसे कहा जाता है क्लासिफिकेशन प्लस, और वो क्या LCSH को भी इंक्लूड कर लेता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है या वर्सेटाइल हो जाता है। इन द वेब एनवायरमेंट, द पोटेंशियलिटी ऑफ यूजिंग LCC एज अ टूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेट रिसोर्सेज इज प्रूवन क्वाइट सक्सेसफुल। LCC का यूज इंटरनेट रिसोर्सेज को भी क्लासिफाई करने में हुआ है। इट इज़ यूज्ड इन साइबर स्टैक्स ऑन द लोवा स्टेट लाइब्रेरी, लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी वेबसाइट। लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसमें भी साइबर स्टैक को अरेंज करने के लिए LCC का यूज़ किया गया है। अब साइबर स्टैक क्या है? द साइबर स्टैक इज द कलेक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट वर्ल्ड वाइड वेब एंड अदर इंटरनेट रिसोर्सेज in their selected field of science and technology categorized by LCC। ठीक है, तो ऑनलाइन जितने भी रिसोर्सेस हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब के, उन सबको अरेंज करके एक कलेक्शन बनाया गया है जिसे कहा जाता है साइबर स्टैक्स। ठीक है, और उसको अरेंज करने के लिए भी LCC का यूज किया गया है। देर आर फर्दर डिवाइडेड, ओके, तो यहाँ पे उसी का LCC का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, देन CC is an influential system though not a highly used one। ठीक है, ये एक ऐसी स्कीम है जिसका प्रभाव सबसे ज़्यादा है लेकिन ये उतनी ज़्यादा यूज नहीं हो रही है। इट इज़ क्लेम्ड दैट इन 1960s about 20 university libraries used this system along with many public and college library in India। ठीक है, 1960s में लगभग 20 यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज उसे यूज़ करती थी और बहुत सारी पब्लिक और कॉलेज लाइब्रेरी भी उसे यूज़ करती थी। The CC numbers are given as an element in the INB entries, though its main arrangement is by the DDC। ठीक है, INB में भी जो CC नंबर है उसका यूज किया जाता है लेकिन मेनली उसमें DDC को यूज कर रहे हैं। नो न्यू लाइब्रेरी इज ऑप्टिंग फॉर दिस सिस्टम ड्यू टू इट्स डेटेड शेड्यूल एंड लैक ऑफ एनी सपोर्ट और बैकअप सर्विस। ठीक है, अब कोई भी नई लाइब्रेरी है वो उसे यूज नहीं कर रही है। उसको ना यूज करने का कारण क्या है? क्योंकि ये अपडेट नहीं हो रही है और ना ही इसके पीछे कोई बैकअप सर्विस है। ठीक है, बट इट इज स्टिल बीइंग टॉट इन लाइब्रेरी स्कूल्स ऑफ इंडिया। लेकिन अभी भी ये लाइब्रेरी साइंस के कोर्सेज में पढ़ाई जाती है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में लाइब्रेरी साइंस की जो थियरीज है वो अपने आप आने लग जाएगी। क्या?
इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, आईएनबी का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। इंडिया में जितनी भी बुक पब्लिश हो रही है, जर्नल्स आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, उन सब का बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड बनाया जाता है, उसको कहा जाता है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। नाउ हिस्टोरिकल contribution. Contribution of DDC are many and everlasting. Use of decimal notation was an ingenious stroke of discovery. Though simple and efficient, to represent subject and place new subject, it has many inherent limitations to portray a true structure of knowledge. Later classification have used those decimal notation in one way or another. Even the LCC is now resorting to this method for hospitality of new subjects. ठीक है, तो DDC एक ऐसी क्लासिफिकेशन स्कीम है जिसका जो योगदान अगर माना जाए तो वो एवर लास्टिंग है, यानी जो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, वो एक महत्वपूर्ण स्कीम है। उसने जो डेसिमल फ्रैक्शन का जो यूज़ किया गया है वो अपने आप में यूनिक है। और उसके बाद जितनी भी क्लासिफिकेशन स्कीम आई है उन सभी ने डेसिमल फ्रैक्शन को एक या किसी और तरीके से यूज़ किया है। और अभी एलसीसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन भी ये ट्राई कर रही है कि वो डेसिमल फ्रैक्शन को यूज़ करके हॉस्पिटलिटी इन एरे या हॉस्पिटलिटी इन चेन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, नए सब्जेक्ट्स को वो हॉस्पिटलाइज कर सके या एकोमोडेट कर सके। ठीक है, it is 135-year old and going strong and getting popular by day. The lesson is well governed scheme remain rejuvenated and are trusted by librarians. ठीक है, तो अगर जो भी लाइब्रेरी की स्कीम, कोई भी स्कीम होगी, अगर वो वेल गवर्न होगी, उसका मैनेजमेंट ठीक से होगा, तो वो हमेशा क्या करेगी, सस्टेन कर देगी। ठीक है, अब डीडीसी को कौन मैनेज करता है पता है? कौन? डीसी, ओसीएलसी, डीडीसी को ओसीएलसी मैनेज करता है। ठीक है, ओसीएलसी पहले उसे कहा जाता है ओहियो कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। नाउ इट इज कॉल्ड ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ठीक है, और ओसीएलसी इज मोस्ट ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड फॉर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, जिस तरह से इंडिया में इन्फ्लिबनेट है वैसे ही वर्ल्ड लेवल पर ओसीएलसी है। ठीक है, और वो पूरा डीडीसी को बैकिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, और अगर इंडिया में अगर हम बात करें कॉलन क्लासिफिकेशन की, तो कॉलन क्लासिफिकेशन को बैकिंग देने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, इवन रंगानाथन के नाम पे जो ऑर्गेनाइजेशन बना था, शारदा एंडोमेंट या आईएसआई इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, नहीं, एक और था, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, साउथ इंडिया में है। क्या नाम है, याद आ रहा है किसी को? जहाँ पे रंगानाथन पे सबसे ज्यादा रिसर्च हो रहा है, स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, याद ही नहीं आ रहा मुझे। जहाँ पे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन यानी एमएलआईएस का कोर्स भी होता है। ठीक है, याद आएगा तो मैं बताता हूँ आपको उसका नाम। ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे से उनके एस आर रंगनाथन, उनके शिष्य, ठीक है, उनके शिष्य थे पी गोपीनाथ सर। उन्होंने बहुत ट्राई किया डीडीसी को अपडेट करने का, लेकिन उन्होंने भी उसके अंदर कुछ ऐसी नई चीज़ें डाली जिससे वो उतनी एक्सेप्टेड नहीं हो पाई। ठीक है, तो डीडीसी की अगर सीसी की बात की जाए तो एस आर रंगनाथन के बाद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो उसे सस्टेन करवा सके। और उसके ऊपर से फिर लोगों का विश्वास जो है वो धीमे धीमे कम होने लग गया। क्यों? क्योंकि जो उसका लास्ट एडिशन था, सिक्स एडिशन, सेवेंथ एडिशन बाद में आया लेकिन वो उतना पॉपुलर नहीं हुआ। सिक्स एडिशन जो था वो 1960s में पब्लिश हुआ था, और उसके बाद से अगर अभी तक की बात की जाए तो लगभग 60 साल हो चुके हैं। और 60 साल में जो वर्ल्ड ऑफ नॉलेज है
वो कई गुना बढ़ चुका है। तो वो इस उस समय के बाद जो वर्ल्ड ऑफ नॉलेज या सब्जेक्ट्स इमर्ज हुए हैं उनको सीसी के थ्रू एकोमोडेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसे अपडेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी है इंडिया में जो उसे अपडेट कर पाए यूजेबल फॉर्म में। ठीक है, इसीलिए वो उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई है या वो अपनी पॉपुलैरिटी खो रही है। ठीक है, देन यूडीसी credited to be the first bibliographic classification introduced for the first time in any classification uh, powerful synthesis equipment in the form of auxiliary। ठीक है, ये ऑक्सिलरीज और ये सारी चीज़ें सीसी में भी हैं। ठीक है, सिंथेसिस इक्विपमेंट सीसी में भी है, यूडीसी से भी ज़्यादा पावरफुल ये इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि वो अपडेट नहीं हो पाई है। ठीक है, इट परफॉर्म्स द जॉब ऑफ सेल्फ अरेंजमेंट एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल विथ इक्वल केस। ठीक है, तो ये क्या करती है, जो यूडीसी है वो बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन के लिए बिब्लियोग्राफीज को या डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, जब यूडीसी बनी थी तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि उसका एम बुक को सेल्फ करने के लिए नहीं था, बल्कि डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स में डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए था। तो उसको भी बहुत सारी कंट्रीज में उसे यूज़ किया जाता है और बहुत सारी भाषा में इसका ट्रांसलेशन हो चुका है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है ट्रांसलेशंस आर अवेलेबल इन 24 लैंग्वेजेस। ठीक है, इट अगेन द फर्स्ट क्लासिफिकेशन टू बी ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय अ कंसोर्शिया ऑफ पब्लिशर्स। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन स्कीम को अपडेट और मैनेज कौन कर रहा है, यूडीसीसी, दैट इज अ कंसोर्शिया ऑफ पब्लिशर्स स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, और वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, इसीलिए ये भी अभी तक सस्टेनेबल है। और तीसरी जो क्लासिफिकेशन स्कीम है वो है एलसीसी। एलसीसी को कौन सपोर्ट करता है, एलसीसी को सपोर्ट करता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, और उनका बैकिंग मिल जिस क्लासिफिकेशन स्कीम को मिलेगा वो क्लासिफिकेशन स्कीम ग्रोथ करेगी ही। ठीक है, देन आती है सीसी। It is pioneer faceted scheme which brought a revolution in classification thinking and practice. Its method of facets and phase analysis have become the general theory of classification. It is devised an objective mechanism for designing and evaluating library classifications by dividing the entire work in idea, verbal and notational plane. By finding formulating canons, principles and postulates for process of classification, he raised classification work to the status of science. उन्होंने क्लासिफिकेशन का जो स्टेटस है वो एक साइंस के लेवल पे लेके आए, ऐसा रंगनाथन। Now many schemes, both general and special, have sprung up using facet analysis. उनकी जो मेथड्स थी, ठीक है, सीसी के अंदर जो मेथड्स थी उस मेथड्स को बहुत सारी लाइब्रेरीज या बहुत सारी क्लासिफिकेशन स्कीम्स यूज करने का प्रयत्न कर रही है। ठीक है, बीएसओ इज one such example. Many old systems like DDC and BC have used method of their revisions. It started a new paradigm which is basis for all indexing language, useful for print and electronic environment. तो सभी जो दूसरी क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं उन सभी क्लासिफिकेशन स्कीम्स को रास्ता दिखाने का काम किसने किया है, सीसी ने ही किया है। ठीक है, कि क्लासिफिकेशन स्कीम को कैसे डिज़ाइन किया जाए, उसके अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस रखी जाए, उसके उसके अंदर जो आइसोलेट्स हैं उसको कैसे डिवाइस किया जाए। लेकिन ये लाइब्रेरी स्कीम खुद सर्वाइव नहीं हो पाई, लेकिन इसने दूसरी स्कीम्स को रास्ता दिखाया। देन समरी में नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये समरी आप पढ़िएगा और इसको समझिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको लगती है, आपको नहीं समझ में आए, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगर कोई क्वेरी है किसी को तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क।